हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड योर वन एंड ओनली बिजनेस स्टडीज। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी सेकंड और फाइनल वीडियो है किसकी? स्मॉल बिजनेसेस की। जो तुम्हारी डिमांड पे चैप्टर बना, जिसकी वीडियोस बनी, वो क्या है? स्मॉल बिजनेसेस। और उसकी आज लास्ट वीडियो है, छोटी सी वीडियो है, 2 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं और इसको आज खत्म करते हैं। तो देखो, स्मॉल बिजनेसेस के बारे में हमने पिछले चैप्टर में कुछ बातें पढ़ी। आई एम श्योर तुमने उसको गो थ्रू कर लिया होगा, वीडियो को अच्छे से देख लिया होगा, समझ में आ गई होगी। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आपने कमेंट कर दिया होगा, दिस आई बिलीव। ठीक है, तो चलो आप फटाफट से इस वीडियो को भी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगला आता है हमारा टॉपिक स्टार्टअप स्कीम। स्टार्टअप स्कीम को समझने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं तुमको दे देता हूँ स्टार्टअप का। ठीक है, स्टार्टअप क्या होता है? आजकल ना ये इंडिया का सबसे ट्रेंडिंग वर्ड है। इंडिया में तुम जिस भी दूसरे बंदे के मुंह सुनोगे ना कि तेरा भाई स्टार्टअप करेगा, तेरा भाई स्टार्टअप करेगा, मैं स्टार्टअप करूंगा। स्टार्टअप है क्या? स्टार्टअप बहुत सिंपल सा एक फंडा है, अपना खुद का काम करना, अपना खुद का बिजनेस करना। जब कोई कह रहा है कि मैं किसी चीज़ का स्टार्टअप करूंगा, मतलब वो अपना काम करना चाह रहा है, यानी ही और शी इज विलिंग टू हैव देयर ओन वर्क, देयर ओन कंपनी, यानी एक काम स्टार्ट करना चाहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो स्टार्टअप का दौर चल रहा है इंडिया में इस टाइम। स्टार्टअप से ज़्यादा कुछ भी ट्रेंडिंग नहीं है। समझ में आ रही बात? तो स्टार्टअप का मतलब आई होप तुम समझ गए होगे। स्टार्टअप का मतलब क्या है? डूइंग योर ओन वर्क, हैविंग योर ओन प्लान्स, हैविंग योर ओन आइडिया एंड इम्प्लीमेंटिंग दैट आइडिया, वर्किंग अपॉन इट इन ऑर्डर टू गेट मनी, टू अर्न, ठीक है, टू क्रिएट समथिंग बिग, दैट इज स्टार्टअप। समझ में आ रही बात? आज की डेट में तुमने देखा होगा, ये चाय की भी रेडियां लग रही है, चाय के ठेले भी लग रहे हैं, इनोवेटिव तरीके से लग रहे हैं, उसको भी स्टार्टअप का नाम ही दिया जा रहा है। कुछ भी है, मतलब छोटा बड़ा काम की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, इसको सरकास्टिक वे में मत लेना। आई एम टेलिंग इट इज वेरी सिंपल कि भाई स्टार्टअप का मतलब है अपना कोई काम स्टार्ट करना पॉजिटिव मैनर में, राइट? सिंपल। तो अब स्टार्टअप्स को देखते हुए, स्टार्टअप्स को मद्देनजर रखते हुए इंडिया में एक स्कीम भी चलाई गई है। क्या? स्टार्टअप इंडिया स्कीम। स्टार्टअप इंडिया स्कीम। इस ट्रेंड को देखते हुए इंडिया में एक ये स्कीम चली है। क्या है? देखो, इट इज इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इंडिया को दिखा भाई हमारा जो यूथ है, हमारे जो यंग पीपल हैं, उनके अंदर बहुत पोटेंशियल है और वो अपना काम कर सकते हैं, है ना, अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं। तो क्यों ना उनके लिए कुछ कदम उठाए जाएं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कदम उठाया। क्या कदम उठाया? और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर एम्पावरिंग एंड प्रमोटिंग इनोवेशन एंड स्टार्टअप इन द कंट्री। कि जो नए नए आइडियाज लेके, नए नए इनोवेटिव तरीके लेके जो यूथ आ रहा है या कोई भी आ रहा है, इट्स नॉट दैट कि यंगस्टर ही कर रहे हैं इस चीज को। एक लोग 40-30 के बाद जाकर भी ये चीजें कर रहे हैं क्योंकि उनको एक पर्पस पता चल गया, उनको एक आइडिया आया, तो अब रास्ते खुल गए। तो गवर्नमेंट ने ये चीज देखते हुए क्या किया कि चलो हम कुछ स्टेप उठाते हैं ऐसे लोगों के लिए जो ये करना चाहते हैं, राइट? As per this scheme, startup refers to an entity incorporated registered in India not older than 10 years. 10 साल से ज्यादा पुरानी नहीं है। यानी कि जो स्टार्टअप है वो ये नहीं कि बहुत पहले चला रहा है उसको तुम स्टार्टअप का नाम दे रहे हो, नहीं। 10 साल से कम का टाइम हुआ होना चाहिए उस बिजनेस को शुरू हुए, राइट? शुड हैव एनुअल टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 100 करोड़। ऐसी कंपनी जिसका एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। अब अगर फिजिक्स वाला को स्टार्टअप बोला जाए तो क्या सही होगा? नहीं, ये एक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। समझ रहे हो? तो अब इसको तुम बोलोगे स्टार्टअप है, तो स्टार्टअप तो नहीं है। लेकिन वही दूसरी जगह पे और कोई नए नए जो एडटेक कंपनीज आ रही हैं, तुम्हारे कुछ चैनल्स देखते होगे और भी चैनल देखते होगे, हमारा देख रहे हो, तो ये सारे क्या है? ये सारे स्टार्टअप्स हैं। वी आर गिविंग यू समथिंग वैल्यूएबल। तो हमारा भी तो कोई पर्पस है, कोई मोटिव है, तो वी आर स्टार्टअप्स। ऐसे और भी चैनल्स आप देखते होगे, वो भी क्या है? स्टार्टअप्स है, जिनको 10 साल से ज्यादा नहीं हुआ है, पहली बात। जिसका टर्नओवर 1 साल में 100 करोड़ से ज्यादा नहीं है, दूसरी बात। ठीक है, इन एनी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन, जो कि इनोवेशन पे काम कर रहा है। एज वी आर वर्किंग ऑन इनोवेशन, हम एक नए तरीके कंटेंट ला रहे हैं। आई एम श्योर कि इस तरीके का ये जो ग्रीन सीन के साथ टैब वगैरह के साथ ये तरीका कंटेंट YouTube पर नहीं है। पेड है, पेड कोर्स ऐसे भर भर के मिल जाएंगे तुम्हें, भर भर के ऐसे पेड कोर्स मिलेंगे, लेकिन इस तरीके से फ्री में ऐसा कंटेंट नहीं है। तुम जाके सर्च कर लो, हो तो 1-2 लिंक मुझे भी बता देना, सो दैट आई विल गेट टू नो कि हाँ भाई ऐसा काम कोई और कर भी रहा है, राइट? तो दीज आर
सम कैरेक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हो जो स्टार्टअप के होने चाहिए। पहला क्या है, इसका जो टाइम पीरियड है, इसको स्टार्ट किए हुए 10 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए। दूसरा क्या है, इसका टर्नओवर साल का 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये इनोवेटिव होना चाहिए, कोई इनोवेटिव तरीके से किया जाना चाहिए। ठीक है। डेवलपमेंट और कमर्शियलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट सर्विस प्रोसेस ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी और आईपीआर और एंड पेटेंट्स। अब ये जो 3 टर्म्स देख रहे हो ना, टेक्नोलॉजी तो तुम समझ गए होंगे। आईपीआर क्या है? आईपीआर का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जो तुम्हारे दिमाग से बनी है। अब जैसे आइडिया है, मुझे आइडिया आया कि भाई ऐसा करेंगे कि हम ग्रीन स्क्रीन लगा के बच्चों को स्क्रीन पे पढ़ाएंगे, ठीक है, जिसमें बच्चों को बैठ के पढ़ने में मजा आएगा। ये मेरे को एक तरीका आया, तो ये मेरा आइडिया है। अब मैं इस आइडिया को एक काम करता हूं, जाके पेटेंट करा लेता हूं, क्योंकि भाई ये कल को आइडिया कोई और भी चुरा सकता है। तो मैंने क्या किया, इसको पेटेंट करा लिया। अब जो तुम डिजाइन भी देख रहे हो ना, ये डिजाइन पेटेंट है, तुम कॉपी नहीं कर सकते इसको। समझ में आ रही बात? तो अब मुझे जब लगा कि ये आइडिया थोड़ा इनोवेटिव है, मैंने उसको पेटेंट करा लिया। तो नाउ आई हैव राइट, और उस राइट का नाम क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बिकॉज द प्रॉपर्टी आई मेड दिस, ये जो सिस्टम मैंने बनाया वो मेरी इंटेलेक्चुअल पावर से आया, राइट। मेरी इंटेलेक्चुअल्स ने मुझे बोला कि ये करो, तो मैंने उसको पेटेंट करा लिया। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसके राइट्स है मेरे पास। अब तुम करोगे तो मैं क्लेम कर दूंगा, सिंपल। समझ में आ रही बात? इसी को बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्या देखो, और पेटेंट राइट्स भी इसी तरीके से हम अपने राइट्स है। अभी मैं इसको और डिटेल में आगे समझाऊंगा तुमको। बेनिफिट्स इन स्कीम, इस स्कीम में क्या क्या बेनिफिट्स है थोड़ा इसको जानते हैं। नंबर 1, सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग, यानी बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से जो स्टार्टअप है उसको करना आसान है, आसानी से किया जा सकता है। मतलब इन्होंने जो स्टार्टअप वाले लोग हैं जो करना चाहते हैं उनके लिए बहुत इजी टास्क कर दिया। टास्क इतना इजी हो गया कि कोई भी करना चाहे तो कर सकता है, कोई बैरियर्स नहीं है, राइट। पेटेंट एंड आईपी बेनिफिट्स अप टू 80% रिबेट इन फी एंड फास्टर पेटेंट रजिस्ट्रेशन, यानी अब तुम रजिस्ट्रेशन कराओगे तो तुम्हें 80% तक फी की रिबेट मिल जाएगी। तो कोई भी कर सकता है। देखो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि उसको एक ऐसा रास्ता दो कि वो आसानी से चल सके। कांटों भरे रास्ते दे दोगे तो बंदा जा ही नहीं पाएगा, जाना ही नहीं चाहेगा। समझ रहे हो? तो अब अगर लग रहा है कि हाँ पोटेंशियल है, तो आपको रास्ता थोड़ा इजी करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 80% तक रिबेट दे दी फी में। जो रजिस्ट्रेशन फी लगेगी, पेटेंट की फी लगेगी, उसका 80% तक रिबेट मिल जाएगा तुम्हें, वापस मिल जाएगा तुमको, वो छूट मिल जाएगी इतने की, राइट। एंड फास्टर पेटेंट रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन तुम्हारा फट से हो जाएगा ताकि काम स्टार्ट करने में तुम्हें ज्यादा देरी ना हो। ठीक है। नेक्स्ट, इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट फॉर 3 ईयर्स, 3 साल तक टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। 3 साल टैक्स मत भरो, अपना बिजनेस को स्टेबल करो, उसके बाद टैक्स भरना 3 साल के बाद। नेक्स्ट, कैपिटल गेन एग्जेम्पशन, सॉरी एक रह गया तुम्हारा 1 डे रजिस्ट्रेशन। 1 दिन का रजिस्ट्रेशन है, 1 दिन में रजिस्ट्रेशन हो जाता है, महीनों वेट करने की जरूरत नहीं है। जो ये बोलते थे ना कि सरकारी काम तो सालों साल चलते, अब वो चीज भी हटा दी। आज करो, 1 दिन में तुम्हारा रजिस्ट्रेशन होकर तैयार, यानी नाउ यू आर एलिजिबल टू डू योर वर्क विदाउट एनी फियर कि कोई और कॉपी ना कर ले। 1 दिन में रजिस्ट्रेशन तुम्हारे पास आ गया तो अब कोई और कैसे कॉपी करेगा, सिंपल है ना। नेक्स्ट, कैपिटल गेन एग्जाम फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स, कि 3 साल तक कमाओ, गेन करो, कैपिटल गेन बढ़ेगा, तुम्हारा प्रॉपर्टी भी खरीदो, कोई दिक्कत नहीं, तब तक तुमसे टैक्स नहीं ले जाएगा शुरू के 3 साल तक, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है तुम स्टेब्लिश हो जाओ, उस काम में निपुण हो जाओ, करो, करने लायक बन जाओ। ऐसा ना हो कि स्टार्टिंग में टैक्स वगैरह ले और तुम डर के बारे काम छोड़ यार इसमें तो बहुत टैक्स है, इसमें तो बहुत खर्चा है, मेरे से सदन ली जाएगी वगैरह वगैरह। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, तुम्हें लिबरल बनी तुम्हारे लिए, सो दैट तुम काम को आसानी से कर पाओ। ठीक है। नेक्स्ट, फंडिंग स्कीम, गवर्नमेंट अनाउंस्ड 10,000 करोड़ फंड एंड 5,000 करोड़ क्रेडिट। इतना गवर्नमेंट फंड दे रही है, तुम देख रहे हो ना कि शार्क टैंक वगैरह ये सब तुम्हें दिख रहा है, तो ये सारे तो दिखाई दे रहे हैं ऑन स्क्रीन, जो ऑफ स्क्रीन है, जिसकी रिसर्च नहीं करते हम लोग। 10,000 करोड़ का फंड हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है स्टार्टअप करने वाले लोगों के लिए, इन स्टार्टअप्स के लिए। कितना बड़ा अमाउंट है, इट्स ए ह्यूज अमाउंट। समझ में आ रही बात? बट है क्या, लोगों को नॉलेज अभी नहीं है इतनी। जो करना चाहता है एक्चुअल में वो जाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा, तो उसकी चीज समझ में आएंगी, राइट। और 500 करोड़ का क्रेडिट भी गवर्नमेंट देने को तैयार है। वे टू फंड स्टार्टअप, यानी अपने स्टार्टअप को फंड करने का क्या तरीका है, तुम कैसे कर सकते हो, इसको ध्यान से सुनना। नंबर 1 होता है हमारा बूट स्ट्रैपिंग या सेल्फ फंडिंग, यानी कि तुम्हारे पास पैसा पड़ा हुआ है, या जितना भी पैसा पड़ा हुआ है तुम उससे स्टार्ट करना चाहते हो, तुम्हें किसी की हेल्प नहीं चाहिए, तुम्हें किसी फंड की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास पैसा पड़ा उतने से स्टार्ट कर दिया तुमने। दिस कॉल्ड बूट स्ट्रैपिंग यानी सेल्फ फंडिंग। नेक्स्ट हमारा होता है क्राउड फंडिंग, नाम से अपने आपको जस्टिफाई कर रहा है, क्राउड फंडिंग यानी क्राउड से लेना पैसा, कि तुम्हारे पास एक आइडिया है, तुमने 10, 15, 20 लोगों को बोला कि भाई मेरा ये आइडिया, मेरा आइडिया है, तू थोड़े पैसे मिला, तू थोड़े पैसे मिला, और सबसे इकट्ठा करके एक पैसा
लिया तुमने और उसको बिजनेस में लगा दिया, बिजनेस चलाया तो उनको उनका लौटा दिया या शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया, जो भी तुम्हारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट इसमें देखते पहले क्या है, न्यू वे ऑफ फंडिंग अ स्टार्टअप इन इंडिया। ये नया तरीका है, सिंपल। इट्स लाइक टेकिंग अ लोन, लोन लेना, प्री ऑर्डर, पहले ही मतलब बता दे कि भाई तुम मुझे लोन दो, मैं तुम्हें बदले में प्रॉफिट दूंगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑर्डिनेशन, यानी कि इन्वेस्टमेंट पर्पज से लोगों को कन्विंस किया कि मेरे पास एक बहुत धांसू आइडिया है और मैं इस पे काम करूंगा और हम बढ़िया कमाएंगे, तो तुम मेरे बिजनेस में पैसा लगाओ, मेरे पास आइडिया है, तुम्हारे पास पैसा है, लगा दो और तुम माला माल हो जाओगे। बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल, पे जस्ट 500 टू बी फर्स्ट टू राइड अपकमिंग ओला स्कूटर। अब ओला वालों ने ये तुम्हें देख रहे हो किस तरीके से किया कि 500 रुपए दो और ओला स्कूटर लो। कितने सारे लोग, 500 रुपए एक बंदे ने दिए, मान लो ऐसे लाख लोग हैं, लाख लोग दे देते हैं, 1 लाख इंटू 500 कर दो, कितना बड़ा अमाउंट ओला स्कूटर्स के पास चला गया, ओला कंपनी वालों के पास चला गया। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से उनको तो फंडिंग मिल गई, इधर लोगों ने क्या किया, यूज करना शुरू किया, उधर से वो उन्होंने सप्लाईज दे दी, इधर से डिमांड अपने आप ही बिल्ड हो गई, है ना। तो इस तरीके से चीजें काम करती हैं। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट हमारा एंजल इन्वेस्टमेंट। एंजल इन्वेस्टमेंट, शार्क टैंक तुम देखते ही होगे या देखा होगा या सुना होगा, इनको बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। जो तुम्हारी कंपनी है, थोड़ी बहुत चल पड़ी है या चल रही है, तुम्हें अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसे चाहिए, उसको अपग्रेड करने के लिए पैसे चाहिए, एक्सपैंड करने के लिए पैसे चाहिए, तो ये लोग बैठे हैं, ठीक है। दे आर इंडिविजुअल्स विथ सरप्लस कैश, बतेरा पैसा इनके पास, बहुत पैसा इनके पास। दे इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स एंड ऑल्सो गिव एडवाइस। ये तुम्हारे स्टार्टअप में पैसा भी लगाएंगे और तुम्हें एडवाइस भी देंगे, तुम्हें ट्रेन भी करेंगे कि जहां जहां तुम और अच्छा कर सकते हो वो भी बताएंगे, जहां गलतियां वो भी बताएंगे। तो दे आर कॉल्ड एंजल इन्वेस्टर्स। तो सीधा सा एग्जांपल है शार्क टैंक इंडिया, जो तुम देख रहे हो, 3rd सीजन भी आ गया उसका, तो ठीक है। तो तुम देखोगे, तुम्हें पता चलेगा, चीज समझ में आएंगी, लोग अपने अपने आइडियाज लेके आते हैं वहां पर और वहां से उनसे फंडिंग लेके जाते हैं और फंडिंग के साथ साथ मेंटरशिप भी मिलती है उनको। अरे बात समझ में? तो इस तरीके से थिंग्स आर वर्किंग। वेंचर कैपिटल, प्रोफेशनली मैनेज फंड, ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म आ रही है। तो प्रोफेशनली मैनेज फंड हु इन्वेस्ट इन कंपनीज दैट हैव ह्यूज पोटेंशियल, दिस जनरली इन्वेस्ट अगेंस्ट इक्विटी एग्जिस्ट व्हेन देयर इज एन आईपीओ। ठीक है, क्या बोला इन्होंने कि जब ऐसे लोग जिनको दिखता है कि बिजनेस में बहुत तगड़ा पोटेंशियल है, तो बिजनेस में एंटर होते हैं, उनमें पैसा लगाते हैं, ठीक है। और फिर आईपीओ, आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी जब तुम्हारी कंपनी एनएसई या बीएसई में रेगुलेट हो जाती है, यानी उसका पार्ट बन जाती है, तो तुम्हारे आईपीओज निकलते हैं। यानी अब तुम जनरल पब्लिक को पैसा डिमांड कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हारे बिजनेस में पोटेंशियल है तो ऐसी कंडीशन में लोग तुम्हारी कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे और उस टाइम पे जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं वो बाहर आ जाते हैं, क्योंकि अब तुम्हें तो पैसा मिल गया, तो वो अपना पैसा लेके, अपना शेयर प्रॉफिट वगैरह जो भी होता है लेके बाहर निकल जाते हैं। अब तुम पैसा कहां से ले सकते हो? पब्लिक से ले सकते हो, क्योंकि अब तुम बीएसई और एनएसई के तुम पार्ट बन चुके हो। तो अब तुम लोग पब्लिक लाइक अस, हम उनके शेयर्स खरीदते हैं। आईपीओ का समझे क्या होता है? मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी तुम्हारे शेयर्स मार्केट में इश्यू होंगे और लोग उनको खरीदेंगे, तो जब लोग खरीदेंगे तो तुमको पैसा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? बिजनेस इनक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स। इनक्यूबेटर्स क्या होता है? बहुत सिंपल सा, जैसे एक बच्चे का कोई पालन पोषण करता है ना, ठीक उसी तरीके से जो इनक्यूबेटर्स होते हैं ना, वो किसी बिजनेस का पालन पोषण करते हैं। और दूसरा नाम क्या है तुम्हारा? एक्सेलरेटर्स। नाम से पता चल रहा है, जो बिजनेस को एक्सेलरेट करते हैं, बिजनेस को बढ़ाने में मदद करते हैं। किस तरीके से होगा, कैसे होगा, वो ये बताते हैं। इनक्यूबेटर्स कौन है? जो बिजनेस का पालन पोषण करते हैं, राइट। यानी उनको, जैसे एक बच्चे को बड़ा किया जाता है, क्या क्या चीजें करनी है, कैसे नरिश करना है उसको, वो काम किसका होता है? इनक्यूबेटर्स का होता है। और एक्सेलरेटर्स का क्या काम होता है कि अब वो उनका बेस तैयार हो गया है, अब बिजनेस को कैसे तेजी से बढ़ाना है, ये इनका काम होता है, राइट। तो इनक्यूबेटर्स इज लाइक अ पेरेंट who nurtures the child business, whereas accelerator has to run or take against leap in the business, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है? माइक्रो फाइनेंस एंड एनबीएफसीज। माइक्रो मतलब छोटा, ठीक है। तो माइक्रो फाइनेंस क्या होता है कि वो लोग जो कि लोन लेने के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी कि बैंक के जो क्राइटेरियाज हैं लोन वगैरह के या फंडिंग वगैरह के जो क्राइटेरियाज हैं, ये इनमें नहीं आते। तो तुमने देखा होगा कि कई जगहों पे लिखा आता है कि 2% क्रेडिट कैश, 2% पे लो, ये लो वो लो, है ना। बहुत जगहों पे ऐसे पोस्टर्स भी चिपके होते हैं कई बार। तो ये क्या होता है? ये प्राइवेट फाइनेंस होते हैं।
जो एक पर्टिकुलर रेट पे तुमको उधार दे रहे होते हैं, लोन दे रहे होते हैं। तो दे बेसिकली फाइनेंस एंड दोज हु ईदर डू नॉट हैव एक्सेस टू नॉर्मल बैंकिंग सर्विस नॉट क्वालिफाइड फॉर बैंक लोन्स, जिनको बैंक लोन्स नहीं मिल सकता उनको ये लोग हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये लोग उनको अप्रोच करके वहां से अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए पैसा ले सकते हैं, ठीक है। फिर ये हमारा टॉपिक था कि स्टार्टअप्स कैसे फंडिंग कर सकते हैं। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर, हमारा और लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। टॉपिक इज, तो इसको थोड़ा सा नाम समझते हैं, IPR। मैं वैसे पहले बता चुका हूं, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक, बुद्धि से तुम्हारा, प्रॉपर्टी तुम्हारी प्रॉपर्टी, राइट अधिकार, यानी ऐसा इंटेलेक्चुअल आइडिया जिस पे तुम्हारा अधिकार हो, सिंपल, ठीक है। तो क्या है देखो, इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब क्या है कि दैट इज क्रिएशन ऑफ योर माइंड। तुमने अपने दिमाग से सोचा कुछ क्रिएटिव आइडिया, कुछ क्रिएटिव थिंकिंग, कुछ क्रिएटिव डिजाइन। अब जैसे ही मैंने बताया, जो डिजाइन तुम देख रहे हो, जो नोट्स का डिजाइन है, ये पेटेंट है, ये हमारा आइडिया है, हमारा आइडिया है तो ये हमारा ही है। तुम इसको कॉपी नहीं कर सकते, चाह कर भी। करके देखना, स्ट्राइक आ जाएगा। समझ में आ रही बात? क्लेम हो जाएगा इसके ऊपर, तो नहीं करना है तुमको, ध्यान रखना ये चीज। तो क्या करेंगे, क्रिएशन बिगिंस विद एन आइडिया। क्रिएशन कहां से स्टार्ट होती है? एक आइडिया से। एंड वंस द आइडिया बिकम्स एन एक्चुअल प्रोडक्ट, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट, इंडिविजुअल कैन अप्लाई टू द अथॉरिटी फॉर प्रोटेक्शन। मतलब मेरे दिमाग में जब तक ये आइडिया है ना, तब तक मैं नहीं जाके बोल सकता अथॉरिटी को कि भाई मेरे दिमाग में आइडिया, इसको पेटेंट कर दो, तब नहीं बोल सकता। लेकिन उस आइडिया को मैंने इंप्लीमेंट कर दिया, अभी एक फिजिकल डिजाइन है जो कि स्क्रीन पे दिख रहा है, अब इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। समझ में आ रही बात? इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जो चेतन भगत की बुक्स देखते हो तुम, नॉवेल्स देखते हो, वो अगर उसके दिमाग में चल रही है तो उस पर उसका कोई राइट नहीं है उस टाइम तक। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस बुक को लिख दिया, पब्लिश करा दिया, एक कॉपी दिखा दी, और अब उसके पेटेंट वो ले सकते हैं। समझ में आ रही बात? Until unless the idea becomes an product, it cannot be patent righted. उसको पेटेंट राइट तुम नहीं करा सकते। कब तक नहीं करा सकते? जब तक वो प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। तो IPR तुमको समझ में आया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। लीगल राइट्स कन्फर्ड ऑन सच प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड IPR। तो ऐसे किसी आइडिया के ऊपर, इसे प्रोडक्ट के ऊपर जब तुम लीगल राइट्स ले लेते हो, यानी तुम्हारे अलावा कोई और इसको नहीं यूज कर सकता, तुम और यूज करेगा भी तो तुम्हारे अधिकार से करेगा, तो उसको बोलते हैं IPR, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, म्यूजिक, लोगो, बुक्स, इन्वेंशंस, नेम, डिजाइन एटसेट्रा। अब तुम यूट्यूब पे तो देखते ही होगे, अब यूट्यूब पे शॉर्ट्स वगैरह भी तुम बनाते ही होगे, तो यूट्यूब पे कभी शॉर्ट्स बना के देखना, तो तुम्हें पता चलेगा कि जैसे किसी का म्यूजिक यूज करोगे ना 30 सेकंड से ऊपर, तो फट से तुम्हारे ऊपर वो आ जाएगा, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, उसी टाइम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उस म्यूजिक, जिस बंदे ने म्यूजिक बनाया ना, उसने उसको कॉपीराइट करा रखा था। समझ रहे हो? तो लीगल राइट्स थे उसके पास, एंड यू नॉट हैव अथॉरिटी टू यूज विदाउट हिज और हर परमिशन या कंपनीज परमिशन। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम राइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब जो हमारे आईपीज हैं, इनको दो कैटेगरीज में बांटा गया है। कितनी कैटेगरीज में? दो कैटेगरीज में। पहली आती है जो इंडस्ट्री रिलेटेड गुड्स होते हैं, या इंडस्ट्री से रिलेटेड चीजें हो सकती है। नंबर 1 फर्स्ट में क्या आता है देखो, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, फॉर एग्जाम्पल पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्री डिजाइन, इंडस्ट्री लोगोज वगैरह, है ना। तो ये सारे किसमें? इंडस्ट्रियल राइट्स हो गए, ये इंडस्ट्रियल कैटेगरी में आ गए। दूसरा होता है नॉन इंडस्ट्रियल, जिसमें कोई इंडस्ट्री नहीं है, यानी वो तुम्हारा खुद का भी हो सकता है। तुमने कोई म्यूजिक बनाया, अब उस म्यूजिक के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पेटेंट लेना पड़ेगा, तो वो इंडस्ट्रियल नहीं है, यानी तुम्हारी कोई कंपनी नहीं है अभी। मान लो अभी तुम्हारी कोई कंपनी नहीं है, लेकिन एक म्यूजिक, एक आइडिया तुम्हारे दिमाग में आ गया, तुमने उसका पेटेंट ले लिया। समझ में आ रही बात? तो उस केस में क्या है हमारे पास? कॉपीराइट होगा। ये किसका हो सकता है? किसी लिटरेसी, यानी इंटेलेक्चुअल हो सकता है। आर्ट वर्क, तुम्हारी खुद की आर्ट है, तुमने कोई डिजाइन बनाया। आजकल देखोगे इंस्टाग्राम पे मैंने एक दो बार देखा, बड़े डूडल्स चलते हैं, मतलब एक दिन में जितनी भी एक्टिविटीज को सारे से बनाते हैं, बड़ा बहुत स्मार्ट लगता है वो। अब उस बंदे ने अगर कॉपीराइट नहीं कराया, उस पर्टिकुलर पेंटिंग बना दी उसने, कॉपीराइट नहीं कराया, तो कोई और बना के क्या करेगा? उसका जो आर्ट है उसको चोरी कर लेगा। तो वो अगर वो उसको कॉपीराइट करा ले, है ना, तो क्या होगा? अब वो कोई और यूज नहीं करता। नाउ इट विल हैव मल्टीपल टाइम्स वैल्यू। समझ में आ रही बात? जैसे ड्राइंग्स हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, फोटोग्राफ्स हो सकते हैं, एटसेट्रा। तो ये सारे क्या होते हैं? कॉपीराइट्स होते हैं, जो कि नॉन इंडस्ट्रियल है। फॉर दीज देयर इज नॉट अ कंपनी, इट इज नॉट कंपनीज डिजाइन, इट इज सेल्फ आर्ट। और दूसरी तरफ होता है हमारा
इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, जैसे इंडस्ट्री का लोगो, जैसे एप्पल का लोगो, टेस्ला का लोगो, देख रहे हो ना तुम, डाबर का लोगो, महिंद्रा का लोगो, ये सारे लोगो जो है ना ये इंडस्ट्रियल हो जाते हैं, है ना। तो उसमें उसके लिए ट्रेडमार्क या इंडस्ट्रियल डिजाइन ये सारे आते हैं, जबकि ये सारे क्या है, ये किसी पर्सन, किसी इंडिविजुअल, किसी कंपनी के सेल्फ के हो सकते हैं। समझ में आ रही बात, इंडस्ट्री रिलेटेड ये नहीं है, ये सेल्फ डिजाइन है। क्लियर है ये? तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट अब थोड़ा सा इसके बारे में और डीपली थोड़ा सा समझते हैं। आईपीआर इज ऑन इंटेंजिबल एसेट्स। जो आईपीआर अप्लाई होता है वो इंटेंजिबल एसेट्स पे अप्लाई होता है, इंटेंजिबल, जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि नाम से इंटेलेक्चुअल, तो इंटेलेक्चुअल आइडियाज दिखाई नहीं देते हैं, सुनाई देते हैं, बस महसूस किए जा सकते हैं, टच नहीं कर सकते तुम उसको, राइट। नेक्स्ट, आईपीआर इंपॉर्टेंट क्यों है? नंबर 1, इंसेंटिव इन्वेस्टर्स एज दे कैन गेट रेंट और इवन सेल दीज राइट्स। अगर तुमने कोई आइडिया लिया, बनाया, और उसको तुम चाहते हो कि कोई और, मतलब तुम्हारे पास आइडिया है लेकिन एग्जीक्यूशन कोई और कर सकता है, तो तुम बोलोगे कि ठीक है भाई तू इसको यूज कर, लेकिन इसमें मैं रॉयल्टी लूंगा, मेरा आइडिया तू ले ले, रेंट दे दियो मुझे इसका, या लिया मैं तेरे को बेच ही दिया, और बता। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है ये तुम्हें मॉनेटरी बेनिफिट्स भी दे सकते हैं। नंबर 2, गिव्स रिकॉग्निशन टू ओनर। क्योंकि अगर तुम कभी भी देखो किसी का राइट होता है तो वो बंदा बोलता है कि नीचे लिख दियो भाई कि मेरा नाम है, कि क्रिएटेड बाय, है ना, तो उसको नाम मिलता है कि भाई मेरा बनाया हुआ, इट इज समथिंग मेड ऑफ माइंड। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल तो रोहित शेट्टी, मूवीज देखते हो तुम उसके, राइट, तो जब तुम उसकी मूवीज देखते हो तो वो मूवी के नीचे लिखा आता है ना डायरेक्टेड बाय रोहित शेट्टी, तो रोहित शेट्टी ने क्या किया, अपना नाम दे दिया, उसका मतलब डायरेक्टर का उसको रिकग्निशन मिल गया और उससे और मूवीज बनाने का उसको काम मिल गया। तो इस तरीके से चीजें काम करती हैं। प्रिवेंशन फ्रॉम जनरलाइजेशन, अभी जनरल नहीं रह गया, जनरल क्या होता है, सामान्य, अभी असामान्य हो गया, क्योंकि भाई तुम्हारे पास राइट्स हैं, फेमस हो गए तुम, तो ये जनरल नहीं रह जाता, ये थोड़ा सा स्ट्रिक्टेड हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है, राइट। नेक्स्ट हमारा गिव्स कॉम्पिटिटिव एज। अब कॉम्पिटिटिव एज कैसे आता है कि अब एक चीज है जो तुम यूज नहीं कर सकते, तो सामने वाला बंदा सोचेगा ऐसा कुछ मुझे भी बनाना है यार, ऐसा कुछ मुझे भी करना है, तो एक कंपटीशन की भावना आ जाती है और इससे और अच्छा काम, अच्छी क्वालिटी सामने निकल के आती है मार्केट में, ठीक है। अब आईपीआर में कौन कौन आते हैं देखो। नंबर 1, कॉपीराइट, ठीक है, कॉपीराइट का क्या है, प्रोवाइड्स एक्सक्लूसिव राइट टू कॉपी दी वर्क, यानी अगर तुम किसी काम को करना चाहते हो, उसी काम को तुम यूज करना चाहते हो, तो तुम्हें कॉपीराइट लेना पड़ेगा कि मैं कॉपी कर लूं इस राइट को, आप समझो, इस डिजाइन को मैं कॉपी कर लूं, उसको कॉपी करने का राइट। आजकल तुम देख रहे हो कि इतने सारे गाने बन रहे, सारे के सारे जो पुराने जमाने के गाने थे वो सारे उठ के दोबारा बॉलीवुड में आ रहे हैं, तो तुम्हें क्या लगता है ऐसे खुद से कर लेते होंगे? नहीं, पहले उस म्यूजिक का जो भी ओनर है उस कंपनी से पहले वो राइट लेते होंगे, अधिकार लेते होंगे, कॉपीराइट लेते होंगे, तब उसको यूज कर पाते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा क्या है, पेटेंट। पेटेंट क्या है, प्रोटेक्ट प्रोसेस मेथड एंड इन्वेंशंस इन इफ जनरेटेड, इट गिव्स यू मोनोपोली ऑफ सेलिंग, यूजिंग, मेकिंग और इंपोर्टिंग एन इन्वेंशन। सेम चीज है बट थोड़ा सा फर्क क्या है, प्रोटेक्ट प्रोसेसेस मेथड एंड इन्वेंशन इफ ग्रांटेड, कि अगर तुम्हें परमिशन मिली है तब तुम इसको यूज कर सकते हो। इट गिव्स यू मोनोपोली सेलिंग, मोनोपोली मतलब इसके पे तुम्हारा एकाधिकार होता है अगर तुम्हें पेटेंट राइट तुमने करा लिया है तो, कि भाई अब इसको मेरे अलावा कोई और यूज नहीं कर सकता है, राइट। और लास्ट आता है ट्रेडमार्क, ये मेनली किसके लिए होता है, कंपनी ब्रांड्स के लिए। फॉर एग्जांपल देख रहे हो तुम, ये एप्पल का है, अमेजॉन का है, टेस्ला का है, ठीक है, फिर ये डोमिनोज का है। अब ये इनके अलावा इस लोगों को कोई और यूज नहीं कर सकता। तो यहां इस तरीके से खत्म होता है तुम्हारा स्मॉल बिजनेसेस। आई होप ये चैप्टर तुमको क्लियर होगा और एग्जाम में तुम्हें हेल्प करेगा, ठीक है। बाकी कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं तुमको, अगर कम्युनिकेट नहीं करोगे तो आई विल नॉट गेट टू नो कि चीजें समझ में आ रही है या अकॉर्डिंगली काम कर रही है नहीं कर रही है, द वे आई वांटेड इट टू बी। बात समझ में आ रही है? तो कमेंट करके बताते रहो। वीडियोस अगर अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने नोन वंस के साथ शेयर करो जिनको इसकी जरूरत हो सकती है, क्योंकि साल भर तो बिजनेस हम पढ़ते नहीं है, तो यहीं से पढ़ लो कम से कम। और इतना डिटेल में, इतना डीप में नहीं होगा, तुम यूट्यूब सर्च मार लो पूरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हवाबाजी, जल्दीबाजी में बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग। ये वीडियोस इतनी लंबी दिखी इसलिए रही है तुमको क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है, तभी जाके इतनी लंबी वीडियो बनती है ना। वरना शॉर्ट में बना के फटाफट निकलना बहुत आसान होता है। डीपली जाना, तुम्हारे लिए वैल्यूएबल कंटेंट लाना, ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। एंड फॉर दैट आई डिमांड यू समथिंग, दैट इज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अपने दोस्तों का शेयर करो और कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कमेंट करके मुझे बताओगे, मुझे फीडबैक मिलेगा, सो दैट आई विल बी एबल टू मेक मोर वैल्यूएबल कंटेंट, मोर क्वालिटी कंटेंट फॉर यू गाइस, राइट। तो ये कमेंट करते रहो। बाकी बात आती है नोट्स की, तो ये रहा इंस्टाग्राम हैंडल पे जाओ, वहां पर नोट्स टाइप करो, डीएम करो नोट्स, और तुम्हें एक रीडायरेक्ट लिंक मिल जाएगी
उस लिंक से तुम ड्राइव पे रिडायरेक्ट हो जाओगे, वहां पर नोट्स फ्री में अवेलेबल है, जाओ और डाउनलोड करो। ठीक है, तो आई थिंक वी आर डन विद दिस चैप्टर। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस पंकज राय साइनिंग आउट।